जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए। यदि पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो आज हमारा ये सीरीज नंबर 6 है, जिसमें हम लोग एसएसटी के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो पेडागोगी से भी रिलेटेड हैं और आपके एनसीईआरटी से भी लिए गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का मिक्सचर है इसमें। तो आइए सेशन आज शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न के साथ। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए और हमें फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए कि आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है। देखिए, प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र, ध्यान से समझिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र घुमंतु समुदायों से हैं, यानी घुमंतु कम्युनिटी से हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। आपकी कक्षा में कुछ छात्र ऐसे हैं जो घुमंतु समुदाय से आते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है कि उनके सांस्कृतिक अनुभवों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना और सम्मान देना, या फिर उन्हें कक्षा में बोलने से रोकना, या फिर उन्हें केवल अपनी भाषा में बात करने के लिए कहना, या फिर उन्हें पिछड़ा घोषित कर देना। अगर कोई घुमंतु कम्युनिटी से कोई बच्चा आता है तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे, बताइए। कमेंट करके आप विकल्प भी बताइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प ए होगा, यानी उनके सांस्कृतिक अनुभवों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना और सम्मान देना एक शिक्षक की भूमिका होती है। ध्यान से समझिए मेरे भाई। देखिए, जब भी आप शिक्षक होते हैं ना, देखिए अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एक शिक्षक हैं। ये मत सोचिए कि हमने बीएड या डीएलएड क्वालिफाई किया है बस। नहीं मेरे भाई, आप शिक्षक हैं। आप खुद को शिक्षक बन के फिर एग्ज़ाम में बैठिएगा और आप ये समझिएगा कि बच्चा उस वक्त आपके लिए सब कुछ है, भगवान है। बात समझ में आ रहा है? आपके लिए बच्चा ही सब कुछ है। जो हम लोग अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो छात्र किसी भी समुदाय का हो, उसके सांस्कृतिक का सम्मान करना है। बात समझ में आ रहा है? चाहे आपकी कक्षा बहुभाषी हो, चाहे बहु समुदाय से हो, ठीक है ना, सभी के संस्कृति का, सभी के भाषा का सम्मान करना एक शिक्षक का परम कर्तव्य है। आपको ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा यही है जहाँ पे हर बच्चे की पृष्ठभूमि को संसाधन के रूप में समझा जाए, यानी रिसोर्स के रूप में समझा जाए। मेरे भाई, ध्यान से समझिए इस बात को। समावेशी कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जहाँ पे किसी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का, ठीक है ना, चाहे वो ट्राइबल एरिया से आता हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी समुदाय का हो, सभी बच्चों के भाषा को, संस्कृति को आप एक रिसोर्स के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं मेरे भाई, तो वही समावेशी कक्षा है। और एक शिक्षक होने के नाते आपको यही करना चाहिए, उसे संसाधन के रूप में समझना चाहिए, ना कि कठिनाई के रूप में। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसको कमी नहीं समझना है मेरे भाई, उसको संसाधन समझना है, उसको रिसोर्स समझना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि देखिए, मनरेगा 2005 के तहत एक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार है, बताइएगा। मनरेगा जो कि 2005 में आया, उसके तहत एक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिन की गारंटीकृत रोजगार का अधिकार है, यानी यदि आप मनरेगा में कार्य कर रहे हैं तो आपको कम से कम कितना दिन का रोजगार मिलना चाहिए, बताइए। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। बात करें अगर मनरेगा की, जो 2005 में आया था, इसमें ग्रामीण रोजगार की बात की गई थी। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो लोग हैं जिन्हें रोजगार की गारंटी देता है, तो न्यूनतम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। विकल्प बी ठीक हो जाएगा आपका। ध्यान से समझिए। देखिए, यह कानून काम के अधिकार को लागू करता है। यदि सरकार 15 दिनों के भीतर काम नहीं दे पाती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी की किताब में है, वहीं से उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून होते हैं, ठीक है ना, जो कार्टून होते हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है। सवाल यही है कि सामाजिक विज्ञान की किताबों में कार्टून का प्रयोग क्यों किया जाता है, उपयोग क्यों होता है। क्या यह सिर्फ
पुस्तकों को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है, या छात्रों को हंसने के लिए, या फिर गंभीर और विवादास्पद मुद्दों पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और उन पर चर्चा शुरू करने के लिए, या विषय को कम महत्वपूर्ण दिखाने के लिए। आई होप कि आप जब विकल्प पढ़ रहे होंगे तो आपको सही उत्तर समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके प्रश्नों का विकल्प बड़ा हो, बहुत बड़ा विकल्प हो, तो अधिकांश उस विकल्प तक जाइएगा जो विकल्प सबसे बड़ा हो। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे 4 ऑप्शन है, चारों में हमको सबसे बड़ा विकल्प यही दिख रहा है, ठीक है ना? तो अधिकांश से चांस होते हैं कि जो विकल्प बड़े हों, उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये मैं सिर्फ एक एक मतलब जितना मैं क्वेश्चन को पढ़ा हूँ, समझा हूँ आपके प्रीवियस ईयर में, उससे थोड़ा-सा मैं ये समझ पाया हूँ कि जिस प्रश्न के विकल्प ज़्यादा लंबे होते हैं, उसे सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही होते हैं, लेकिन चांस ज़्यादा होते हैं सही होने के। कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको नहीं आ रहा हो, और जब आप विकल्प पढ़ रहे हो तो कोई विकल्प ऐसा हो जो बहुत बड़ा हो, तो अधिकांश चांस होते हैं वो विकल्प सही होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सिर्फ़ इस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना? इस बात को आप समझिए, पढ़ाई ही सब कुछ है। तो विकल्प सी सही हो जाता है मेरे भाई आपका। गंभीर और विवादास्पद मुद्दों पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और उन पर चर्चा शुरू करने के लिए कार्टून का उपयोग किया जाता है सामाजिक विज्ञान की किताबों में। बात समझ में आ रहा है? जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको, जो मैं समझा हूँ वही बता रहा हूँ, इसको ट्रिक मत समझिएगा। ट्रिक बस इतना है कि पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए, यही एक ट्रिक है। बाकी मेरे से जो मन पा रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखिए, कार्टून व्यंग के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सरल तरीके से पेश करते हैं, जो छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच पैदा करता है। कार्टून का क्या काम होता है मेरे भाई? छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित। प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA जो 1928 में जिसकी स्थापना होती है मेरे भाई, अब आपको बताना है कि उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1918 में बनी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। 4 विकल्प है आपके सामने, अमृतसर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, या फिर कानपुर, विकल्प डी कह रहा है कि लाहौर। 4 विकल्प है मेरे भाई, कमेंट करिए और सही विकल्प आप बताइए कि कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए, इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प बी होगा, यानी फिरोज शाह कोटला दिल्ली जो है, वहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। और जो कब होती है? 1928 में। बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने समाजवाद के आदर्शों पर चलकर दिल्ली चल करके क्रांति को एक नया आयाम देने के लिए इसकी स्थापना की। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जो कब होती है मेरे भाई? 1928 में। बात को ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में स्थापना होती है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी नेता इसकी स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? बताइए, प्रकीर्ण बस्तियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? विकल्प ए कह रहा है उत्तर भारत के विशाल मैदानों में, विकल्प बी कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, अत्यधिक विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में, सी कह रहा है नदी के डेल्टा क्षेत्र में, और विकल्प डी कह रहा है कि बड़े महानगरों के केंद्र में। बताइए। देखिए, इसके लिए विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी जो प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अत्यधिक विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ घर दूर दूर स्थित होते हैं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन होती हैं और कृषि योग्य भूमि कम होती हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। आपसे कह रहा है, कथन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यह धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है। कथन समझिए, कथन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यह धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है। कारण है कि भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप
कर सकता है, जैसे छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करना। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करिए। पहला विकल्प कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। विकल्प दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि ये सही है पर आर गलत है। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यह धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है, क्योंकि भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करना। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत भारतीय राज्य जो है वो समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए धर्म में सुधार हेतु हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे मंदिर प्रवेश कानून। बात समझ में आ रहा है? ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के पॉलिटी से लिया गया है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी से संबंधित, और कह रहा है कि नर्मदा घाटी के हुंसगी पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा घाटी के हुंसगी पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है, 4 विकल्प है। हुंसगी पुरास्थल के संदर्भ में आपको बताना है जो नर्मदा घाटी के पास है। कह रहा है, विकल्प ए कह रहा है कि यहाँ से बड़ी संख्या में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। विकल्प बी कह रहा है कि यह हड़प्पा काल का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। विकल्प सी कह रहा है यहाँ केवल लोहे के कृषि उपकरण पाए गए हैं, और विकल्प डी कह रहा है कि यहाँ से बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। 4 विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प के बारे में चयन करिए कि सही विकल्प कौन सा होगा। चलिए बताइए, चारों विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प नर्मदा घाटी के हुंसगी पुरास्थल के बारे में कौन सा है, बताइए। देखिए, जब विकल्पों को सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पाएंगे विकल्प ए ठीक हो जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो यहाँ से बड़ी संख्या में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं नर्मदा घाटी के हुंसगीपुरा स्थल में। ठीक है ना, ये विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखिए, हुंसगी जो है कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण पुरा पाषाणिक स्थल है। हुंसगी कहाँ है? कर्नाटक में, जो एक महत्वपूर्ण पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ आवास और उद्योग स्थल दोनों के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? यहाँ अधिकांश औजार स्थानीय रूप से चूना पत्थर से बनाए गए थे। ये बात आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री में बताया गया है, ध्यान से समझिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब वायु में, ध्यान से समझिए, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। बताइए, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। क्या वाष्पीकरण कहलाता है, संघनन कहलाता है, वर्षण कहलाता है, या संतृप्त अवस्था कहलाता है। 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए कौन सा होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प डी होगा, यानी इसे संतृप्त अवस्था कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिकतम क्षमता तक पहुंचती है उसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। देखिए, जब हवा में नमी धारण करने की और क्षमता नहीं बचती तो वह संतृप्त हो जाती है। बात समझ में आता है? जब हवा में नमी धारण करने की और क्षमता नहीं बचती है तो वह संतृप्त हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद ही तापमान गिरने पर जलवाष्प संघनन के माध्यम से ओस, कोहरा या वर्षा में बदल जाती है। आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी में दिया गया था। ठीक है ना, वहीं से प्रश्न लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में वीवीपैट का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में है, और हाल ही में चूंकि अभी चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को मैं लेकर के आ गया आपके सामने। अभी आपने देखा ना, हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो यही प्रश्न था, तो वहाँ से मैं इसको लिख लिया हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में वीवीपैट का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए।
वोट डालने की गति बढ़ाने के लिए या मतदाता को यह पुष्टि करने के लिए कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने दिया है। या विकल्प सी कह रहा है कि केवल विदेशी मतदाताओं के लिए, और डी कह रहा है इंटरनेट के माध्यम से वोट डालने के लिए। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी होगा, यानी मतदाता को यह पुष्टि करने के लिए कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने दिया है। बात समझ में आ रहा है? अभी जब आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आप किसी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई करेंगे और नौकरी पालेंगे, आप जब टीचर बन जाएंगे, तो आप भी वोटिंग कराने जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? पोलिंग ऑफिसर बन के जाइएगा, तब आपको ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, ईवीएम और वीवीपैट क्या है? वीवीपैट कह रहा है कि वीवीपैट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मतदाता को यह बात पुष्ट करने के लिए कि भाई आप जिस उम्मीदवार को वोट डाले हो उसी को पड़ता है, यानी एक पर्ची कट के गिरता है वीवीपैट में। ठीक है ना? बात क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, वीवीपैट क्या है, उसमें एक पेपर रोल होता है। जब आप किसी भी किसी भी उम्मीदवार को वोट करते हैं तो उसमें से एक पर्ची कट के गिरता है जिससे मतदाता 60 सेकंड के भीतर तक देख सकता है। यह चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, अपनाया गया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछताछ मॉडल, ठीक है ना, यानी इंक्वायरी मॉडल का उपयोग करते समय छात्र की भूमिका क्या होती है? बताइए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछताछ मॉडल का उपयोग करते समय एक छात्र की भूमिका क्या होती है? विकल्प ए कह रहा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को चुपचाप सुनना। बी कह रहा है कि परिकल्पना बनाना, डेटा एकत्र करना और निष्कर्ष निकालना। सी कह रहा है केवल परीक्षा के लिए प्रश्नों को याद करना, और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक का सारांश लिखना। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? जब आप विकल्पों को पढ़ेंगे तो मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा इसका, यानी परिकल्पना बनाना। ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछताछ मॉडल यानी इंक्वायरी मॉडल जो होता है उसमें छात्र की भूमिका होती है परिकल्पना बनाना, डेटा एकत्र करना और निष्कर्ष निकालना ही एक छात्र की क्या होती है? भूमिका होती है। इस मॉडल में छात्र एक अन्वेषक की भूमिका में होता है। ठीक है ना? छात्र क्या होता है? एक अन्वेषक की भूमिका में होता है, यानी एक रिसर्चर की भूमिका में होता है, और यह आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। ठीक है ना? यह क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत बेस्ट तरीका है जब छात्र खुद ढूंढे, रिसर्च करे। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में किबला शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में किबला शब्द का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? तो देखिए, 4 विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी नमाज के दौरान मक्का की ओर दिशा करके खड़ा होना या बैठना या इबादत करना ही किबला कहलाता है। बात आपको समझना है। ठीक है? भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर है। भारत में मक्का कहाँ है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, और मस्जिदों में नमाज के समय मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, जिसे किबला कहा जाता है। ठीक है ना? ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है बायोगैस के बारे में, और कह रहा है कि बायोगैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? जो बायोगैस होता है मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, विकल्प ए कह रहा है। विकल्प बी कह रहा है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। विकल्प सी कह रहा है ऑक्सीजन और हीलियम का। और विकल्प डी कह रहा है केवल प्रोपेन का। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा मेरे भाई? बताइए, और साथ में कमेंट भी करते रहिए कि कौन सा, जो मैं आपके इससे पहले वाले क्लास में जब पढ़ाया था और मैंने कहा था कि आप कमेंट करके उन क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने अपने क्षेत्रों से भूमिका निभाई थी। जैसे मैं पूछा था कि झांसी से 1857 का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से किसने किया था, और बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था। लेकिन इस तरह के प्रश्नों का कोई भी जवाब कमेंट में नहीं मिला। देखिए, जब आप कमेंट करते हैं तो चीज़ें आपको याद रहती हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ प्रश्न करूँ ताकि आप कमेंट में उसका जवाब दें।
लेकिन शायद आप एक्टिव नहीं रहते हैं या फिर आपको लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाई, मैं जो कुछ भी बताता हूँ शायद मुझे लगता है वो ज़रूरी है। अगर आपको भी ज़रूरी लगे तो आप कमेंट करके एक्टिव रहिए और बताते रहिए कि उसका विकल्प, उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना? तो अब इसका भी सही जवाब बताइए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। चलिए, अब मैं आंसर बताऊँ? आप कमेंट कर दिए हैं। चलिए, तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी होगा, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मीथेन और CO2, ठीक है ना? इसका सही विकल्प होगा। बायोगैस मुख्य रूप से इन्हीं गैसों का मिश्रण होता है, यानी बायोगैस जैविक कचरे जैसे गोबर, रसोई के अवशेष के अपघटन से बनती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और रोशनी के लिए एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त स्रोत है। यह आपके NCERT क्लास 8 के ज्योग्राफी में दिया हुआ है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल संस्था का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, जो भारत में लोकपाल है, लोकपाल संस्था, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? केवल सीमा विवादों को सुलझाना, या सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, या नए कानून बनाना, या जेलों का निरीक्षण करना? तो देखिए मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बनाने के लिए अन्ना हजारे ने भी काफ़ी आंदोलन किया था। यह क्या करता है कि यह सरकारी अधिकारियों पर अंकुश लगाता है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ठीक है ना? विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले छात्र हैं तो आप इतिहास कैसे पढ़ाएंगे? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। उन्हें अलग कक्षा में भेजकर, या दृश्य श्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री और ग्राफिक ऑर्गेनाइज करके, ठीक है ना, या केवल लंबे लेख पढ़वाकर, या उन्हें चित्र बनाने से रोककर? बताइए। देखिए देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प बी होगा, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो और विजुअल और ग्राफिक ऑर्गेनाइज करके, इसका उपयोग करके आप इतिहास पढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अधिगम अक्षमता क्या है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? देखिए, किसी भी छात्र में किसी भी प्रकार की कोई अक्षमता है, जैसे आप पढ़े होंगे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इस तरह का अधिगम अक्षमता, ठीक है ना? ऐसे छात्रों के लिए पूछ रहा था कि आप इतिहास उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो उन्हें दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है विभेदीकृत निर्देश, ठीक है ना, जो हर बच्चे की सीखने की शैली के अनुरूप सामग्री प्रदान करता है। यानी कोई देख नहीं सकता तो उसे सुनने की व्यवस्था करें। बात समझ में आ रहा है? कोई सुन नहीं सकता, उसे देखने की व्यवस्था करें। इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करके आप बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से रिलेटेड कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस अधिकार को सुनिश्चित कराता है? कानून के समक्ष समानता, बोलने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार, या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध? बताइए। तो देखिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपके NCERT क्लास 7 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए रूबिक्स का उपयोग करने का क्या लाभ है? बताइए, रूब्रिक्स का उपयोग करने का क्या लाभ होता है सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए? यह केवल शिक्षक का समय बचाता है, या यह छात्रों को स्पष्ट मानदंड प्रदान कराता है कि उनके कार्य का आकलन कैसे किया जाएगा, या यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, या यह अंकों को गुप्त रखता है? बताइए, रूब्रिक्स का क्या काम होता है? तो देखिए इसका जो विकल्प होगा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी यह छात्रों को स्पष्ट मानदंड प्रदान करता है कि उनके कार्य का आकलन कैसे किया जाएगा। देखिए होता क्या है, रूब्रिक्स मूल्यांकन में पारदर्शिता लाता है और छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए मार्गदर्शन देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित, और प्रश्न ये कह रहा है कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना गया?
बताइए। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, और फिर एक विद्रोह चालू होता है, स्वदेशी आंदोलन। और उस आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना गया, ये आपको बताना है। क्या वह वंदे मातरम आंदोलन कहलाया, या फिर सत्याग्रह आंदोलन कहलाया, या फिर खिलाफत आंदोलन कहलाया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कहलाया? बताइए। देखिए मेरे भाई, इसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, जो स्वदेशी आंदोलन था 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो चालू किया गया, उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम नारे के साथ भारी जन समर्थन मिला, जिसे एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री में दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, या वेनेजुएला में, या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में? 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक विकल्प सही है, बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सवाना भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ लंबी घास लगभग 3 से 4 मीटर और बिखरे हुए छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित कह रहा है, कथन है कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। कारण है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश की सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? भारत में जो न्यायपालिका है एकीकृत है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश की सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अब बताइए, विकल्प आपके सामने है, बताइए। ये विकल्प हैं, तो देखिए मेरे भाई, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको ध्यान रखना है। अगला, यही आपका अंतिम प्रश्न है। तो ये रहे आज के आपके वो सभी प्रश्न जो संभावित हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने की। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह की सीरीज़ आएँ, या फिर इससे कुछ अलग होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।